Good afternoon, student. Today we are read about the Collas law. According to Collas theory, Collas law हम जिसे कहते हैं इस पर देखेंगे कि the molar conductivity of an element, the molar conductivity of an element in finite dilution कितना होना चाहिए? Infinite dilution is the sum of the मोलर आयन जिससे वो प्रिपेयर हुआ है. मोलर आयन पॉजिटिव आयन उसमें क्या है और निगेटिव आयन भी उसमें क्या है. तो सम ऑफ द मोलर आयनिक कंडक्टेंस इन इंडिविजुअल पॉजिटिव आयन एंड इंडिविजुअल नेगेटिव आयन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ सच आयन प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. सच एज अगर हम देखें कि हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन की किसका NaCl का. तो NaCl के एक्वस सोल्यूशन के लिए यदि हम मोलर कंडक्टिविटी को कोलरास थ्योरी के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक मेजर हो रही है? M से इनफाइनाइट तक, मतलब नंबर ऑफ मोल से इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक. नंबर ऑफ मोल टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो इनफाइनाइट कंडीशन में है और नंबर ऑफ आयन उसमें लिमिटेड कंडीशन में है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बना हुआ है तो M मोलर कंडक्टिविटी M टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लेते हैं तो प्रेजेंट ऑफ इंडिविजुअल आयन इंडिविजुअल सोडियम आयन एंड इंडिविजुअल क्लोरीन आयन दोनों के सम के अकॉर्डिंग होगा. तो Na पर चार्जेस क्या है? पॉजिटिव आयन. तो Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, ये भी उसी क्या कहते हैं उसी इनफाइनाइट सोल्यूशन में मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से चार्जेस कंडक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है. तो आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस पर डिपेंड करता है. ये कोलरास थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है. इसी तरह से अगर हम देखें कि ये तो था हमारा AB टाइप सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन AB2 टाइप है मीन्स A के यहाँ पर यूज हो रहे हैं, B के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ A का सिंगल मॉलिक्यूल भी रिएक्शन कर रहा है. तो AB2 टाइप सोल्यूशन जैसे BaCl2 सोल्यूशन है AB2 टाइप का. तो BaCl2Cl2 सोल्यूशन की भी यदि हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक कैलकुलेट करते हैं तो Ba के चार्जेस कितने हैं? Ba पर चार्जेस जो है 2 पॉजिटिव है. इनके इंडिविजुअल चार्ज Ba का 2 पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 2 मोल्स के नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग वो इसके इक्वल, दोनों के सम के इक्वल यहाँ पर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर उतने ही पॉजिटिव आयन भी मूव कर रहे हैं और उतने नेगेटिव आयन भी मूव कर रहे हैं जिससे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. अगर सॉल्यूशन हमारा AB3 टाइप फॉर एग्जांपल के लिए जैसे दिया है AlCl3 फॉर एग्जांपल AlCl3 में एल्यूमिनियम के 1 मोल क्लोरीन के 3 मोल से कनेक्ट होता है, 3 मोल के साथ जुड़ता है और इससे बनता है AlCl3. तो यहाँ पे जो ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है लैम्डा आयन. लैम्डा यहाँ पर है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब सॉल्यूशन के अंदर इक्विवेलेंट वेट कितना है, इक्विवेलेंट आयंस वहां पर कितने हैं. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की इंडिविजुअल 3+ चार्जेस के साथ क्लोरीन का 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे कनेक्ट होगा जो कि -1 चार्ज के साथ उसके साथ रिएक्शन करेगा. और इस प्रकार से इनफाइनाइट सोल्यूशन में से डेफिनेशन में भी दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड. जब डिसोसिएशन कंप्लीट होता है ईच ऑफ द मेक्स डिफाइनाइट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ द अदर आयन विच इज एसोसिएटेड. ये उस अदर दूसरे आयन के रिस्पेक्ट में ही मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर शो होती है जो कि दूसरे अदर आयन्स के रिस्पेक्ट में जो कि आयन में एसोसिएट होते हैं उनसे ही क्या होती है कंडक्टिविटी शो होती है. अब यदि देखें कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी को हम मेजर कर रहे हैं जबकि हमारा सोल्यूशन AXBY टाइप का है मतलब A के Y मोल्स Y है एटम्स और B के X एटम यहाँ पर है. तो हम यहाँ पर देखते हैं कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी
x के लिए हम निकालेंगे x लैम्डा m2 इनफाइनाइट हम a मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल रहे हैं। तो a के लिए जो चार्ज है वो y से शो हो रहा है। a की चार्जेस किस पे शो हो रहे हैं y पर, और b के चार्जेस किस पे शो हो रहे हैं x पे। नंबर ऑफ एटम क्या है a का x, नंबर ऑफ एटम b का क्या है y। तो नंबर ऑफ एटम x, चार्जेस हो गए y प्लस, और प्लस दूसरे के लिए निकाल रहे हैं तो हम y के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, y के लिए निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ एटम क्या हो गया b का y, तो y के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन y के लिए चार्जेस क्या है x, तो x माइनस y प्लस एंड x माइनस। इस तरह से हम कोलराज थ्योरी के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। एप्लीकेशंस किस प्रकार से होती है कि एप्लीकेशन है मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहली चीज तो ये है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वीक डाइल्यूशन में ही शो होगी। किस में शो होगी, वीक डाइल्यूशन में शो होगी। जैसे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं, है ना, जिनका डाइल्यूशन बहुत कम होता है, उनके सोल्यूशन में आयंस भी बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम यहाँ पर देखें कि अगर हम CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइसिस है, CH3COH, इस वीक इलेक्ट्रोलाइसिस को कंपेयर करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन में भी इसके CH3COO माइनस प्लस H प्लस में बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होंगे, प्रिपेयर होंगे। सिंगल 1 और 2 या 3 मॉलिक्यूल्स ही, जबकि कंप्लीट डाइल्यूशन इनका हो रहा है। ये सभी जो सॉल्ट हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हैं, इनका डाइल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। बट CH3COOH एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसका एसिडिक डाइल्यूशन भी बहुत कम होगा। और जब ऐसे कंपाउंड्स यहाँ पर यूज होते हैं जिनका डाइल्यूशन बहुत कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनके पैरेलल मोलर कंडक्टिविटी को इजीली मेजर करते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन पर ही डिपेंड कर रही है। जितने आयंस का आयोनाइजेशन हो रहा है उसके प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस के डायरेक्ट वो कंडक्टिविटी शो हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना वीक डाइल्यूशन है और जितना इनफाइनाइट डाइल्यूशन है प्लस वीक, उनका क्या हो रहा है कि उनकी जो डिसोसिएशन बहुत वीक हो रहा है। ऐसे कंपाउंड के लिए यहाँ पर कोलराज थ्योरी यूज की जाती है और उसको उसके पैरेलल वहां पर क्या किया जाता है, पैरेलल एक्सिस पर इन इलेक्ट्रोलाइसिस से यहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है। एसिटिक एसिड का कैलकुलेशन जब हम करते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो हम देखते हैं कि लिमिटेशन मोलर कंडक्टिविटी हमको इसकी मिलती है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन ही लिमिटेड है। तो लिमिटेशन मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर एसिटिक एसिड की देखने को मिलती है। लेकिन इसी एसिटिक एसिड के अगेंस्ट हम HCl को लेते हैं, NaCl को लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कंप्लीट डाइल्यूशन होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो वहां पर कंप्लीट डाइल्यूशन होता है। और जब कंप्लीट, अगर हमको किसी एसिड का वीक एसिड है, वीक एसिड के लिए हम इजिली मोलर कंडक्टिविटी तुरंत नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, क्योंकि आयोनाइजेशन बहुत कम हो रहा है, लिमिटेड हो रहा है, और उसी समय में यदि कंडक्टिविटी नहीं क्लियर हो पा रही है, तो उसके लिए हम उसी से रिलेटेड हम किसी सॉल्ट और दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करते हुए भी हम उस वीक एसिड की कंडक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देखें कि एसिटिक एसिड को हमको मेजर करना है, तो हम एसिटिक एसिड को मेजर करने के लिए हम एसिटिक एसिड के साथ HCl ले सकते हैं, एसिटिक एसिड के साथ NaCl को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनका जो होगा डाइल्यूशन जो होगा, उनकी जो डिसोसिएशन होगी आयनों की, वो कंप्लीट होगी, और जिससे हम इसकी वैल्यू को भी मेजर्ड कर सकते हैं। ये थ्योरी वर्क करती है कि इसमें, जैसे अगर हमको मान लो एसिटिक एसिड के लिए मेजर्ड करना है, तो हम यहाँ पर एक एसिटिक एसिड के लिए यदि मेजर्ड करना है, तो हम यहाँ पर एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड मेजर करना है, लेकिन एसिटिक एसिड नहीं है, तो हम यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ में अगर हमारे पास वीक सोडियम एसिटेट है और HCl है,
तो हम इन दोनों के थ्रू हम ये वैल्यू मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड को निकालेंगे तो CO नेगेटिव प्लस सोडियम प्लस, क्योंकि ये सोडियम एसिटेट जो है इसमें जो सोडियम है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये सॉल्ट भी कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, और जिसकी वजह से इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, उसी प्रकार से HCl है, तो यहाँ पे HCl में स्ट्रॉन्ग एसिड है Cl, जिसकी वजह से इसका भी कंप्लीट आयोनाइजेशन होना है। तो ये दोनों कंपाउंड का क्या होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में यदि हम यहाँ पर देखें कि इसका इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो सकता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड आयोनाइज होंगे, मतलब एसिटिक एसिड का भी यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रहा है। कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन में CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे बन रहे हैं, तो कितने इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन में कितने आयन इसके मिले, कितने आयन H के मिले, उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डिल्यूशन में वो CH3COH के लिए किस फॉर्म में होगी, कितनी सीक्वेंस में आ सकती है ये वैल्यू। ये एप्लीकेशन सो होती है किसकी, कोलरास थ्योरी की। इसी तरह से दूसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसमें हम अल्फा की वैल्यू से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू जो है ये कितनी मेजर्ड होगी, तो अल्फा इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी टू इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी 0 से लेके इनफाइनाइट कंडीशन तक। कहाँ से, 0 से लेके, मतलब 0 मीन्स प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, प्रीवियस प्रोसेस से लेके इनफाइनाइट कंडीशन तक जाने तक में कितनी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू काउंट हो रही है। अब अल्फा की वैल्यू को कैसे काउंट करते हैं, तो हम आपको ओसवाल्ड थ्योरी पढ़ाए हैं। ओसवाल्ड थ्योरी से अकॉर्डिंग हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू को काउंट करते हैं। और अल्फा अगर हमको किसी सोल्यूशन में काउंट करना है, कंडक्टिविटी के फॉर्म में काउंट करना है, तो हम मोलर कंडक्टिविटी 0 ऑर्डर से लेके इनफाइनाइट ऑर्डर तक जाने तक हम उसकी कंडक्टिविटी को इस थ्योरी के थ्रू, कोलरास थ्योरी के थ्रू, क्योंकि आयोनाइजेशन बेस है, इसके थ्रू यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन जो है इसकी है वो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइसिस। ये पूरी थ्योरी किस पर चल रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइसिस पर। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइसिस का ही आयोनाइजेशन क्या होता है, मुश्किल से होता है। स्ट्रॉन्ग तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन या कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर्ड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो हम क्या करते हैं, C∝/1 माइनस अल्फा के फॉर्म से लेते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, ओसवाल्ड थ्योरी में मिलेगा। कि अगर हम देखें कि मान लो सपोज करो कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, एक्स जो है वो डिसोसिएट हो रहा है किसमें, A प्लस बी में। एक्स डिसोसिएट हो रहा है A प्लस बी में, तो इसकी जो वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये अभी कंप्लीट 1 के फॉर्म में है, पूरा 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल में से अल्फा मॉलिक्यूल जो हो गए डिसोसिएट हो गए। लेकिन A और B किस में बनेंगे, A भी अल्फा बना, B भी अल्फा बना। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी थी, C थी। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी थी, ऑल ओवर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन C थी। तो इस प्रकार से अगर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो किस पर बेस्ड हो गई, कंसंट्रेशन। मेन क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। C∝ और C1 माइनस अल्फा पर डिपेंड हो गई है ना, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर इस वैल्यू पे भी हम चाहें तो हम वैल्यू को पुट करके मोलर कंडक्टिविटी को, अब C∝ के लिए अगर हम निकालते हैं तो अल्फा किस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव आयन है निगेटिव आयन पर। मोलर कंडक्टिविटी है पॉजिटिव आयन है निगेटिव आयन पर। तो अगर हम कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी को यहाँ पर शो कर दे, मोलर कंडक्टिविटी जो कि इनफाइनाइट डिल्यूशन में है, किसमें है, इनफाइनाइट डिल्यूशन में है। अब हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे चाहें तो इनफाइनाइट की जगह C कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। ये डिल्यूशन अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, और अगर C कंसंट्रेशन पे लिया है तो C कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से डिवाइड बाई किस पर हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर, है ना। क्योंकि टोटल जो कोलरास थ्योरी है वो बेस्ड होती है किस पर,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर, तो डिवाइड बाय इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर अल्फा अल्फा दो प्रोडक्ट बने हैं, तो सी अल्फा एंड सी अल्फा, सी कॉमन ले लिए तो अल्फा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो ये वैल्यू भी टोटल कहाँ हो जाएगी, स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लिया C1 और माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी MC/M इनफाइनाइट। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। और ये फॉर्मूला पुट करते हुए हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मतलब ये जो थ्योरी है ये सिर्फ कंडक्टिविटी से नहीं बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन पर भी कैलकुलेट हो रही है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ, पता क्या